बड़े खान, ज़रक बाबा घर पर नहीं है। आपको क्या काम है? आप हमें बता दो। सफदर खान गाड़ी से निकलते फार्म हाउस की सिम बढ़े। जिन्हें दरवाजे की तरफ बढ़ता देख बख्तियार खान, जो अभी अभी वापस लौटा था, वो घबरा कर कहते उनका रास्ता रुक गया। रास्ता छोड़ो मेरा बख्तियार, बेवकूफ़ दिखता हूँ मैं तुम्हें? उसका गाड़ी यहाँ खड़ा है और तुम कह रहे हो वो घर पर नहीं? सफदर खान उसे खून उगलती नज़रों से देखते एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोले। बख्तियार ने सर खामोशी से झुका लिया। सफदर खान गहरी सांस भरते आगे बढ़े। ज़रक खानज़ादा उनसे नाराज़ था, मगर फिर भी वो जानते थे कि वो दरक की बजाय ज़रक मान जाए और उसका निकाह वो बख्त से करवा दे। इसी गर्ज से वो रातों रात उसके पास आए। आप बैठे, मैं बुलाता हूँ खान को। बख्तियार उजलत में कहते उन्हें सिटिंग एरिया में ले गया। कुछ नागवारी के साथ सफदर खान उसके साथ चलते एक सोफे पर विराजमान हुए। बाबा, बख्तियार खान के बताने पर ज़रक खानज़ादा भागा भागा आया। पूरे 6 माह बाद सफदर खान खुद उससे मिलने आए थे। उसे खुशी और हैरत बैक वक्त दोनों हुए थे। कुछ बात करना है हमें ज़रक खान, बैठो यहाँ हमारा सामना। वो उसके पुरजोश अंदाज पर उसे सर्द नज़रों से घूरते टांग पर टांग चढ़ाए बोले। उनकी बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। दरक के लिए वो अपनी भांजी को लाना चाहती हैं। अब दीजान के ऐन वक्त पर बदले फैसले ने उन्हें शदीद धचका लगाया था। जी बाबा साईं बोले, सुन रहा हूँ मैं। ग्रे ट्राउज़र और सफ़ेद शर्ट में उसका कसरती वजूद जच रहा था। वो उसे एक नज़र देखते नज़रें फेर गए। दीजान को अगर इल्म होता कि वो ज़रक से मिलने आए तो शायद वो उनसे भी नाराज़ हो जाती। हम चाहता है कि तुम बख्त से शादी कर लो ज़रक। दीजान उसका शादी दरक खान से करवाना चाहता है और वो कितना छोटा है तुम अच्छा से जानता है। इसलिए हम चाहता है कि तुम खुद हमारा साथ चलो ताकि हम दीजान को मना कर उनका फ़ैसला बदल सके। सफदर खान ने गहरी सांस भरते उसे संजीदगी से बताया। ज़रक उन्हें देखता रह गया। मुझे लगा था शायद आप मुझसे मिलने आए हैं, मगर मैं गलत था। आप यहाँ अपने एक बेटे की जगह दूसरे का सौदा करने आए हैं। ज़रक खानज़ादा की संजीदगी भरी आवाज़ पर वो पहलू बदलते उसे घूर कर रह गए। हम सौदा नहीं कर रहा बख्त। बख्त कोई आम बच्चा नहीं है, तुम जानता है अच्छे से। खूबसूरत भी है, उससे शादी कर लेगा तो उसमें क्या बुराई है? वो उसे घूरते काटदार लहजे में मुस्तफसर हुए। ज़रक खान की नज़रों के सामने एक मनमोहना सा चेहरा लहराया। मुझे आपके किसी भी फैसले को तस्लीम करने में कोई इशू नहीं था बाबा साईं, मगर अफसोस के साथ मैं किसी और को पसंद करता हूँ और जल्द शादी भी करने वाला हूँ। अपनी बियर्ड पर हाथ रगड़ते वो सोफे पर हाथ फैलाए संजीदगी से गोया हुआ। सफदर खान सदमे के मारे उसे फटी फटी नज़रों से देखते रह गए। जिसने इतना बड़ा फैसला ले लिया था और उन्हें कानों कान भिनक भी ना पड़ने दी थी। कौन है वो लड़की, किस खानदान की है? वो मुठियां भींचते अपने इश्तियाल को दबा रहे थे। ज़रक उनका सुर्ख चेहरा देखते इत्मीनान भरी सांस भरता रह गया। खानदान से क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रक खानज़ादा उसे पसंद करने लगा है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो बाप को देखते संजीदगी से बोला, जिनके चेहरे की रंगत हर लम्हे के साथ मुतगय्यर हो रही थी। फ़र्क पड़ता है ज़रक खानज़ादा, हमारा ख़ानदान में शादी बड़ों का मर्ज़ी से होता है और उसे अपने हसब नसब के लोगों में किया जाता है। तुम बख्त से शादी नहीं करना चाहता तो ना करो, मगर एक बात याद रखना, सालों पहला तुम्हारा फूफो ने ऐसा किया, उसका अंजाम दुनिया याद करता है। तो बेहतर है इस जिद को छोड़ दो तुम, हम इस बारे में बैठ कर बात करेगा। सफदर खान उसे खूनाशाम नज़रों से देखते संजीदगी से बोले। ज़रक का चेहरा मुतगय्यर हुआ। बात हो चुका है बाबा साईं, मैंने सोच समझ कर फैसला लिया है। सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप सबको है। सोचने की ज़रूरत मुझे नहीं, आप सबको है। ज़रक खानज़ादा अपने कॉल से हरगिज़ नहीं मुकरेगा। इंशाल्लाह मैं अपनी पसंद की लड़की को जल्द अपने निकाह में लेकर हवेली लौटूंगा। फिर देखता हूँ किस में इतना जुर्रत है जो ज़रक खानज़ादा की बीवी को हाथ लगाए। ज़रक खानज़ादा बाप को देखते बेतासुर लहजे में संजीदगी से गोया हुआ। सफदर उसे घूरते हुए जबड़े भींच कर उठे और तनफन करते कमरे से निकलते चले गए। ज़रक उनकी पुश को देखते गहरी सांस भरकर रह गया। दारियान गाड़ी रोकते बाहर निकला। दीदम उसे आंखें फैलाए हुए देख रही थी। जिसने आगे बढ़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसे बाहर निकाला। दीदम एक निगाह उसके चेहरे पर डालते तारीकी में डूबी उस जगह को देखने लगी। दारियान उसका हाथ मजबूती से जकड़ते आगे बढ़ता चला गया। छोटी सी राहदारी से गुजरते हुए एक कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर रोशनी थी। दीदम उस कमरे को हैरानगी से देख रही थी जो काफ़ी खूबसूरत था। तुम बैठो यहाँ, मैं आता हूँ। वो उसका गाल थपकते दरवाजे की तरफ बढ़ा। दीदम नासमझी से उसे देख रही थी जो जाने कहाँ गायब हुआ था। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा तो उसके साथ कुछ आदमी थे। दीदम का चेहरा खौफ से पीला पड़ा। वो दहशत ज़दा सी कांपते हुए उठी। दारियान उजलत में उस तक गया। सर पर ओढ़ा उसका दुपट्टा तेज़ी से उसके चेहरे पर बराबर करते हुए उसका हाथ अपने मजबूत मर्दाना हाथ में जकड़े बेड की सिमट बढ़ गया था।
बिस्मिल्लाह करें मौलवी साहब। दारियान की गंभीर आवाज़ पर मौलवी साहब ने इस बात में सर हिलाया, जबकि दीदम के पूरे जिस्म में बेचैनी बढ़ी। वो घूंघट की ओर से अपनी नीली आंखें फैलाए उस साहिर को देखने लगी जो संजीदगी से मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जो था। दीदम मलिक, शाहजैन मलिक, आपका निकाह दारियान अब्बास वल्द अब्बास खान के साथ इन गवाहान की मौजूदगी में बेवज़ 20 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के मुंह से निकलते कलमात दीदम के पूरे वजूद पर मौत जैसी खामोशी तारी कर गए। उसने बेयकीनी और हैरत से दारियान अब्बास खान को देखा, जो बिना उसकी रजा जाने इतना बड़ा कदम उठा रहा था। उस मासूम सी जान की ज़िंदगी में आने वाली ये तब्दीली किसी क़यामत से कम हरगिज़ ना थी, क्योंकि दारियान अब्बास खान दी जान का सबसे लाडला पोता था और वो मरकर भी दीदम को उसके साथ कबूल ना कर पाती। दीदम ने हलक में अटकते आंसुओं के गोले को निगलते अपना हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहा, जिस पर मुकाबिल की गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। दीद, हाँ बोल दो, क्योंकि तुम रोज़े अव्वल से सिर्फ दारियान खान की हो, इसलिए अब मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकता। उसकी सर्द आवाज़ दीदम के हवास सल्ब करके रख गई। मौलवी साहब ने दूसरी बार अपने अल्फाज दोहराए, जबकि दीदम ये सोच रही थी कि दुरैद खान जैसे भेड़िए से बचने के लिए एक शोर से बड़ा सहारा कोई नहीं हो सकता था। वो दारियान अब्बास खान के मुतालिक कुछ नहीं जानती थी, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि उसके रब का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। कबूल है। शफाफ मोतियों की मानिंद आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। उसके अल्फाज सुनते दारियान ने गहरी सांस भरी। वो जानता था उस वक्त वो कुछ भी सोचने समझने की कैफियत में नहीं थी, इसलिए वो उस पर दबाव नहीं देना चाहता था। एजाबो कबूल का मरहला तय पाते ही गवाहान समेत मौलवी साहब ने उसे मुबारकबाद दी थी। मुबारक हो लाला, खुश रहें सदा, आमीन। ज़रक खानज़ादा सबसे आगे बढ़कर उसके गले मिला था, जिस पर दारियान ने भरपूर मुस्कुराहट से उसके गले मिलते खैर मुबारक का। ज़रक के सिवा वो किसी भी फ़र्द पर यकीन नहीं कर सकता था। एक भाई के नाते वो दीदम का सरपरस्त बनकर निकाह में शामिल हुआ था, और अब उस मासूम को दारियान अब्बास खान जैसे मजबूत मर्द की सरबराही में देते वो अंदर तक पुरसकून हुआ था। दीदम गुड़िया, किसी भी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। दारियान लाला बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। ज़रक खानज़ादा की मुतफ़िकराना आवाज़ अपने सर पर उनका हाथ महसूस करते वो बुरी तरह से रो दी। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनते दारियान ने जबड़े बुरी तरह से भींच डाले। दीदम के आंसू उसके वजूद में बेचैनी फैला रहे थे। वो मुश्किल ज़ब्त से वहाँ खड़ा था। दीदम ने नज़रें उठाई ज़रक खानज़ादा को देखा, जिसके हवेली से निकलने के बाद ज़िंदगी उस पर मज़ीद तंग होती चली गई थी। वरना वो जब से पाकिस्तान लौटा था, दीदम के साथ होने वाली हर ज़्यादती को अच्छी तरह रोक दिया करता था। ख्याल रखिएगा अपना, मैं अब चलता हूँ। ज़रक मुस्कुराकर कहता कमरे से निकला था। दारियान अब्बास खान ने गहरी सांस भरते बेड पर सर झुकाए बैठी दीदम को देखा था। एक बोझ सा था जो आज पूरी तरह उसके कंधों से हटता चला गया। वो भारी कदमों की धमक लिए बेड की सिमत बढ़ा तो दीदम की धड़कनें मुंतशिर हुई। एक हलाल रिश्ते के तौर पर पहली बार कोई मर्द उसे छूने जा रहा था। उसकी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दारियान उसका मखमली हाथ थामे उसके रूबरू करते उसे आंचल उसके खूबसूरत मुखड़े से हटा गया। नजरें दीदम खानम की झुकी पलकों से होते उसके खूबसूरत नकूश में अटकी। उसने घूर कर उसके गाल में पैवस्त हुए उंगलियों के निशानात को देखा और फिर झुकते बेहद नरमी से उसके गाल पर पड़े निशानात की जगह लब रखे। उसके अकीदत भरे लम्स पर दीदम जी जान से लर्जी, पूरा वजूद जलजलों के जद में आया। आज के बाद कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा दीद, ये तुम्हारे शोहर का तुमसे वादा है। वो उसे नरमी से थामते पेशानी पर पुरहिद्दत होंठ रखते अपने लफ्ज़ों से उसके जख्मों पर मरहम रख गया। दीदम खामोश उसके हिसार में खड़ी उसकी धड़कनों को सुन रही थी, जिनमें गूंजता उसका नाम उसे बखूबी सुनाई दे रहा था। दारियान उससे दूर हुआ तो नज़रें उस खूबसूरत चेहरे से दारियान उससे दूर हुआ तो नज़रें उस खूबसूरत मासूम से चेहरे पर टिक कर रह गईं। उसने सारे नकूश उसके दीदा वाले चुराए थे। उसे देखते दारियान अब्बास खान का बचपन का धुंधला सा अक्स वाज़ेह होने लगा। अगर आज उसकी दीद जिंदा होती तो अपनी बेटी की शादी अपने शहजादे से होने पर यकीनन सबसे ज़्यादा खुश होती। दारियान की आंखें लम्हों में आंसू ज़ब्त करने के चक्कर में सूख पड़ी। वो दीदम को जकड़ते मजबूती से खुद में भींच गया। दीदम उसके बाहों के मजबूत हिसार में सांस रोके खड़ी उसके एहसासात को समझने की नाकाम कोशिश करने लगी। गुलबहार, आपा को कमरे में छोड़ कर आओ, सुबह से रात होने को आई थी। मुख्तलिफ किस्म की रसूमात की जा रही थी, जिनमें बख्तावर खान बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। नाजिया खानम उस पर सख्त पहरे बिठाए हुए थे। अब भी थोड़ी देर पहले वो बेदिली से अपने तमाम तर जुमला हकूक दरक खानज़ादा के नाम कर चुकी थी। दरक खानज़ादा बाकी सबके साथ निकाह के बाद डेरे के लिए निकल गया, जहां आज
गुलबहार आपा को कमरे में छोड़ कर आओ। सुबह से रात होने को आई थी, मुख्तलिफ किस्म की रसूमात की जा रही थी जिनमें बख्तावर खान बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। नाजिया खानम उस पर सख्त पहरे बैठाए हुए थी। अब भी थोड़ी देर पहले वो बेदिली से अपने तमाम तर जुमला हकूक दरक खानजादा के नाम कर चुकी थी। दरक खानजादा बाकी सबके साथ निकाह के बाद ही डेरे के लिए निकल गया था, जहाँ आज रात महफिल खास का एहतमाम किया गया था, जबकि दारियान अब्बास खान कल रात से ही गायब था, जिसे दीजान समेत हर कोई ढूंढ रहा था। चलो आपा, कमरा में चलता है। गुलबहार बक को नरमी से थामे दरक खानजादा के कमरे की जानिब बढ़ी। दरक खानजादा का छोटा सा कमरा कल रात ही दीजान के हुक्म पर तब्दील कर दिया गया। उसका सारा सामान रातों रात बड़े वसी कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ गुलबहार बख्तावर खान को लेकर जा चुकी थी। बहराम बेटा, इसे चुप कराओ, कब से रोई जा रही है। रोशाबा खानम रोती हुई परी को बहराम खानजादा की गोद में डालते बोली। बहराम उसी के लिए वापस लौटा था, क्योंकि परीशे की तबीयत सुबह काफ़ी ख़राब थी। आपने दवा देनी है इसे मोरे, वो परी से लाड करते मुतफिकराना अंदाज में कहते उसकी पेशानी चूम गया। उसे छूते ही बहराम के माथे पर बलों का जाल बिछा। वो मासूम सी बच्ची बुखार में फूंक रही थी। बेटा, गुलबहार ने दवा दी थी 2 दफ़ा, फिर भी कब से रोई जा रही है। रोशाना खानम कामों के बायस आज सारा दिन मसरूफ़ रही थी, इसीलिए परी को सुबह से गुलबहार ने संभाला हुआ था। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, ये ठीक नहीं लग रही। बहराम परी के मासूम चेहरे को थपथपाते संजीदगी से कहते बाहर की जानिब भागा। परी की आंखें बंद हो गई थी, जिसे देखते बहराम की सांसें सीने में अटकी। रोशाबा खानम दिल पर हाथ रखती उस मासूम बच्ची के लिए दुआ गो हुई थी, क्योंकि बहराम की फ़क्र रंगत देखते वो सच में डर गई थी। दीदम सुबह से कहीं भी नज़र नहीं आई थी, इसीलिए वो उसे देखने उसके कमरे की जानिब बढ़ गई। वो इस्तेहकाक से उसका हाथ थामे एक बुटीक में दाखिल हुआ। दीदम इतनी बड़ी दुकान देखते सहम कर उसकी शर्ट को जकड़ते उसकी ओट में छुपी। आसपास से गुजरते कई लोगों ने हैरानगी से उस अजीब लड़की को देखा था, जबकि दारियान की गहरी ब्राउन आंखों में फिक्रमंदी उभरी थी। दीद मैं हूं ना साथ, डोंट वरी, रिलैक्स। दारियान उसके नाजुक हाथ को अपने हाथों में जकड़े इंतहाई नरमी से बोला, जिस पर दीदम ने अपनी भीगी आंखें उठाए उसे देखा, जो सुबह से उसे न जाने कितनी जगहों पर ले जा चुका था। दारियान अब्बास खान उसे सबसे पहले सैलून लेकर गया, जहां उसके खूबसूरत बालों की नई कटिंग करवाने के बाद वो उसे मुख्तलिफ मसाज करवा के होटल ले गया। दीदम के डर और खौफ को दारियान के साथ उसकी केयर ने काफ़ी हद तक कम कर दिया। वो हर जगह बच्चों की तरह उसका हाथ थामे जा रही थी। ये सब जगहें, इतने लोग, दीदम दारियान अब्बास खान के लिए बिल्कुल अनजाने थे। दारियान तमाम सेल्समैन और गर्ल्स को इग्नोर करते खुद ही उसका हाथ थामे हर कपड़ा उसके साथ लगाए चेक कर रहा था। कितनी लड़कियों ने हैरत से उस मासूम और अजीब सी लड़की को देखा था, जिसके साथ मौजूद वो शहजादों सा हुस्न रखने वाला लड़का उसके लिए महंगे से महंगे तरीन कपड़ों का ढेर लगा रहा था। उसने बिना सोचे समझे न जाने कितनी अक़साम के महंगे से महंगे कपड़े खरीदे, गाउन, नाइटीज़, जाने क्या कुछ ले डाला था। दारियान पेमेंट करते यूं ही थामते हुए उसे बाहर लेकर जा चुका था, जबकि दीदम सहमी निगाहों से इतने सारे कपड़ों का ढेर देख रही थी। नमाज अदा करने के बाद वो उठी थी। दोनों कलाइयों में चमकती सोने की चूड़ियों को उसने बेदर्दी से नोचते हुए उतारा। उस कमरे और उस माहौल से उसे वहशत हो रही थी, मगर वो जानती थी यहाँ से बाहर निकलने का मतलब अपनी जान को अजाब में डालना। वो लब भींचे गालों पर बहते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ते बालों में लगी पिनें खोलने लगी। रात के 12 बजने के करीब थे। दरक खानजादा का कहीं अता पता ना था। वो पिने नोच नोच कर दीवार गिर शीशे पर फेंक रही थी। पूरा वजूद रोने की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। आखिरकार उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे इसी हवेली में हमेशा के लिए बंदी बना दिया गया था। वो कुछ भी तो नहीं कर सकी थी अपने लिए, कुछ भी नहीं। दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ पर उसकी धुंधलाई आंखें शीशे पर टिक गईं, जहाँ से दरक खानजादा का अक्स झलक रहा था, जिसके कदमों में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। सफ़ेद कलफ लगे सूट के ऊपर पठानी जैकेट से तन के वो स्याह शॉल अपने शानों से उतारते नीचे फेंक गया। आंखों की सुर्खी हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। उसके दोस्तों ने उसे जूस में अल्कोहल मिलाकर पिलाया था, जिसे उसने ज़िंदगी में कभी देखा तक ना था, इसीलिए नशा उस पर बुरी तरह हावी हो रहा था। वो बहकी निगाहों से अपने सामने खड़ी उस परिविश के शोला ज्वाला हुस्न को देख रहा था, जिसकी कमर पर लहराती जुल्फें। दरक खानजादा का सांस बुरी तरह रोक गई। बख्त उसे नफरत से घूरती गुस्से से मिठियां भेजते हुए मुड़ी। वो दरक खानजादा के करीब से गुजरी, जिसने एकदम उसे जकड़
पकड़ते अपने नज़दीक खींचा। उसकी साख करीब पर बक के चेहरे की सुर्खी मजीद बढ़ी, आंखों में उबलता गुस्सा मजीद परवान चढ़ा। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? हाथ छोड़ो मेरा। वो बुरी तरह मचलती उस पर चिल्लाई, जिसके चेहरे पर अजीब से रंग नुमाया हुए। वो उसे संजीदगी से घूरने लगा, जबकि कदमों के साथ साथ उसकी आंखें भी बंद होने लगी। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, बख्तावर दरक खान ने। बख्तावर अपने कान के करीब उसकी जानलेवा सरगोशी सुनते पूरी कुव्वत से उसे दूर धकेल गई। खबरदार, जो मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ा भी तो कुछ नहीं लगते तुम मेरे। सुना तुमने? हाथ मत लगाना अब तुम मुझे। वो अंगद शहादत उठाए एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते चीखी। एहसास तौहीन के सबब दरक का चेहरा लाल पड़ा। वो खानजादा था, झुकना उसकी सरिश्त में नहीं था। बख्तावर खान को उसने पूरी दिली रजामंदी से कबूल किया था। अब इस लड़की के लिए उसे यूं धुतकारना उसकी अना पर कारी वार था। बख्तावर खान को उसने पूरी दिली रजामंदी से कबूल किया था। अब इस लड़की का उसे यूं धुतकारना उसकी अना पर कारी वार था। क्यों नाम नहीं जोड़ सकता मैं? क्यों ना हाथ लगाऊं मैं तुम्हें? वो एक लम्हे में उसकी कलाई जकड़ते उसकी पुष्ट पर लगा गया। बख्तावर उसकी आईनी गिरफ्त में बुरी तरह तड़पी थी। आंखों से एक बार फिर आंसुओं का झरना बह निकला था। मुझे दर्द हो रहा है, दरक छोड़ो मुझे। बख्तावर की भीगी आवाज़ पर दरक खानजादा की गिरफ्त में शिद्दत आई। वो उसे लम्हों में सीने में भींचे उसकी सांसें रोक गया। तुम पर तुमसे ज़्यादा हक रखता है इस खान। तुम पर तुमसे ज़्यादा हक इस खान का है बख्तावर खानम। अगर आइंदा इस लहजे में बात की तो जान से मार डालूंगा। लरसते लबों को भींचते बख्तावर ने अपनी हिचकी मुश्किल से रोकी। आंखें जाने कब तक बहती जा रही थी। दरक खानजादा का तंग पड़ता हिसार वक्त की सांसें रोक गया। वो बुरी तरह उसे झंझोड़ते हुए मजामत करने लगी, जिसकी आंखों में नशे के साथ साथ खुमार की सुर्खी भी थी। बख्त जानती थी वो अपने हवास में नहीं है, वगरना वो कभी उसके सामने बोलता तक ना था। अब एकदम से उसमें इतनी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ नशे के सबब आई। अब अगर आवाज़ आई तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। अपनी स्याह आंखें बख्तावर की आंखों में गाड़े वो संजीदगी से बोलते झुकते उसके आंसू अपने लबों से चुनने लगा। बख्तावर खान से सकते उसे दूर धकेल गए, जिसने जबड़े पूरी कुव्वत से भिंचे हुए उसके बालों से जकड़ते उसे बेड पर धक्का दिया था। बख्त होश संभालते एकदम से उठी। दरक खानजादा को अपनी तरफ बढ़ते देख उसका सांस हलक में अटका, जिसने उसकी मज़ाहमत, उसकी सिसकियों की ज़रा बराबर परवाह नहीं की। बख्तावर खान के दिलो दिमाग में हर गुजरते लम्हे के साथ दरक खानजादा के लिए नफरत बढ़ती गई। आंखों से बहते सयाल के साथ उसने शिद्दत से मौत की दुआ की थी। वो बेचैनी से हाथ मसलते कॉरिडोर के चक्कर काट रहा था। आंखों में ढेरों फिक्र समाई हुई थी। नर्सें उसके करीब से भागकर रूम में आ जा रही थी। पिछले 3 घंटों से वो अस्पताल में था। परी की तबीयत नासाज थी, मगर डॉक्टर्स ने अब तक उसे तफसीली मुलाकात तो दूर, उसे उसकी बच्ची का हाल अहवाल तक नहीं बताया था। मोबाइल फ़ोन की रिंग पर उसका ध्यान बटा था। वो मुंह पर हाथ फेरते अपना मोबाइल फ़ोन निकाल गया। हवेली से कॉल थी। गहरी सांस भरते उसने कॉल पिक की। बेटा क्या हुआ? परी कैसा है? उसकी तवक्को के मुताबिक दूसरी तरफ नाजिया खानम थी। बहराम गहरी सांस भरते लब पूरी तरह कुचल गया। मोरे अल्लाह जाने क्या हो गया, डॉक्टर्स ने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में। उसकी आंखों में नमकीन पानी इकट्ठा होता गया। गुल बख्त की मर्तबा भी वो ऐसे ही परी को उठाए सारी रात इसी अस्पताल में इसी जगह फिरता रहा था, और आज फिर उसके वजूद पर वहशतों ने डेरा जमाया था। अल्लाह सब खैर करेगा मेरा बच्चा, तुम परेशान ना हो। रोशाबा बेगम ने उसे हौसला दिया था। अलबत्ता वो खुद दारियान की गैर मौजूदगी के सबब जाग रही थी। बहराम खानजादा को उन्होंने पाला था, उसकी फ़िक्र उन्हें सबसे ज़्यादा थी, मगर दारियान उनका खून था, इकलौता बेटा। भला वो माँ होकर उससे कैसे दस्तबरदार हो जाती। मोरे मैं बाद में बात करता हूँ। कमरे से निकलते डॉक्टर को देखते वो उजलत में कॉल काट गया। डॉक्टर, मेरी बच्ची, मेरी परी कैसी है? वो हमक हमक कर डॉक्टर की तरफ देखते बेचैनी से मुस्तफसर हुआ। डॉक्टर ने ताज्जुब से उस शख्स को देखा जो आज दूसरी बार खाली हाथ उनके अस्पताल से लौटने वाला था। मिस्टर खानजादा, हमने बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश की, मगर हम आपकी बच्ची को नहीं बचा सके। बच्ची को बहुत ज़्यादा मकदार में एक्सपायर हुई मेडिसन दी गई है। ऊपर से काफ़ी टाइम से वो दवा बच्ची के पेट में ही रही। वो पहले से भी बीमार थी, इसलिए बॉडी ने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया। डॉक्टर, क्या बकवास है ये? पागल समझ के रखा है मुझे? मैं ठीक ठाक लाया था अपनी बच्ची को, और तुम कह रहे हो? बहराम खानजादा डॉक्टर के गिरे बांध को जकड़ते बुरी तरह उस पर बरस पड़ा था। आंखों से निकलते शरारे मुकाबिल को भस्म करने लगे थे। डॉक्टर ने
سنجیدگی سے اس بفرے ہوئے خان کو گھورا. بہیو یور سیلف مسٹر خانزادہ, زندگی اور موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ڈاکٹر نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ڈاکٹر سے دور ہوا. I'm sorry ڈاکٹر, مجھے پتہ ہے آپ مذاق کر رہے ہیں. وہ پاگلوں کی طرح ہنسا. ڈاکٹر سرد سانس بھرتے رہ گئے کیونکہ بہرام خانزادہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا تھا. اس کی چیخیں, اس کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں. ایک باپ کے لیے یہ مرحلہ کتنا کٹھن تھا, یہ کوئی اس ڈاکٹر سے پوچھتا جو خود ایک باپ تھے.